हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने प्राचीन भारत के इतिहास की डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन 3 पार्ट्स को न केवल देखा होगा बल्कि आपने ये भी समझा होगा कि एंसेंट इंडिया में आने वाले क्विजेस को आपको कैसे सॉल्व करना होता है और किस तरीके से आप वहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जटिल से जटिल प्रश्न को भी सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम अपने इस पार्ट 4 के अंतर्गत 5 इंपॉर्टेंट क्विज को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ ना हो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदेशिक आख्यान, आख्यान का मतलब कोई पुस्तक या कोई रचना, ठीक है, भारत इटली व्यापार का वर्णन करता है। या आप कह सकते हो कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें भारत और इटली के मध्य हुए व्यापार का वर्णन देखने को मिलता है। सिंपल सा प्रश्न है, आपसे नहीं पूछेगा इतना सिंपल, लेकिन आपको इन ऑप्शन में भी कई क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, खास तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल, यहाँ पे ये गलत लिखा है, नेचुरलिस हिस्टोरिका लिखा है ना, तो आप इसको नेचुरल हिस्टोरिका भी कई जगह पढ़ोगे, है ना। तो आपको मान लो पूछ सकता है कि नेचुरल हिस्टोरिका के रचनाकार कौन हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी के रचनाकार कौन हैं, इंडिका के रचनाकार कौन हैं और पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के रचनाकार कौन है। ठीक है, आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले, या आप कह सकते हो कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो वहाँ पर एक डिबेट शुरू हो गई थी, इंडिया वर्सेस भारत, है ना। और आप में से कई सारे लोग परेशान थे कि इंडिया किसने कहा, इंडिया किसने कहा। तो इस इंडिका जो ये है ना, इसी में इंडिया का वर्णन मिलता है, मतलब यहीं से कहीं ना कहीं वो इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मानी जाती है। और ये इंडिका कहाँ से आया है? इंडिका ये वर्ड आया है इंडस रिवर से, है ना। और आपको पता है कि अरबों से पहले, ठीक है, या जितने भी हमारे यहाँ मुग़ल हैं, अरब हैं, तुर्क हैं, इनसे पहले ही हमारे यहाँ जो यूनानी लोग थे वो आ चुके थे। और यूनानियों में ही तो ये प्रमुख है हमारा मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, तो इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने, लेकिन इसमें भारत और इटली के व्यापार का वर्णन हमको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हो गई बातें? मतलब नेचुरल जो हिस्टोरिका है, सॉरी, इंडिका जो है उसमें भारत और इटली का जिक्र नहीं मिलता है। भारत और इटली के व्यापार का जो जिक्र मिलता है वो नेचुरल हिस्टोरिका में मिलता है। और ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है प्लिनी की। और प्लिनी ही वो व्यक्ति होता है जो रोता है। किस बात को लेकर रोता है? कि भारत के जो वो वस्त्र हैं, प्लिनी और डिफो, ये 2 नाम आप सुनेंगे तो ये लोग रोते हैं। जैसे आज की डेट में हम लोग रोते हैं ना कि पूरा का पूरा चाइना का माल हमारी मार्केट में आ रहा है, या यूएसए का जो माल है, माल का मतलब जो गुड्स है, वो हमारे यहाँ मार्केट में आ रहा है और हमारे देश का पैसा पूरा अब फॉरेन में चला जा रहा है। जैसे मान लो आप एप्पल का फ़ोन परचेज़ करते हो तो एप्पल किसकी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है, तो अमेरिका में पैसा जा रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर उस ज़माने में प्लिनी रोता था, क्योंकि प्लिनी को लगता था कि भारत के जो भी रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र हैं, वो इटली के घर घर में, दरवाजे तक में प्रवेश कर चुके हैं। और भारत क्या करता है, यहाँ से पैसा ले जाकर अपने यहाँ स्टोर करता रहता है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ दिखाई गई। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, एरिथियन सी का मतलब होता है लाल सागर। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी ये एक ऐसी रचना है आज तक जिसके रचनाकार का नाम नहीं पता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, 2-3 चीज़ें थोड़ा हिंट देना चाहूँगा। आप जब भी किसी ड्राइंग को देखेंगे, किसी चित्र को देखेंगे, तो आपको उस चित्र में उस चित्रकार का नाम कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा। इवन आप जब कभी गाना सुनेंगे, कोई भी गाना, ठीक है, तो वहाँ पे भी उस लिरिक को जिसने लिखा है वो अपना नाम डाल देता है बीच में। जैसे आप एक बहुत बड़े गायक हैं जिनके गानों को अधिकांशतः बी प्रैक गाते हैं, या अन्य भी एक व्यक्ति हैं वो भी गाते हैं, जिनका नाम है जानी, है ना। तो जानी ने, मतलब आप सुनते होगे, तो वो जानी जो नाम आता है ना, वो उस राइटर का नाम है जिसने लिरिक्स लिखे हैं। इवन अभी मैं कुछ दिन पहले एक गाना सुन रहा था स्वस्ति का, है ना, जिन्होंने अभी वृंदावन को लेकर एक गीत गाया है, नाम मुझे उनका पूरा नहीं याद है, स्वस्ति नाम है उनका। तो जब आप उस गाने को सुनोगे, राधा नाम को लेकर है, तो वहाँ भी स्वस्ति जिक्र आता है।
समझ गए। तो ये जितने भी लोग हैं, इवन चित्रकार अपना साइड में नाम लिख देंगे कि राजीव आर्ट्स या रंजन आर्ट्स ऐसा करके। तो उस जमाने में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम नहीं लिखता था। जैसे ऋग्वेद में कहीं नहीं लिखा है कि ऋग्वेद रिटन बाय वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन। उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा गया कि इस उपनिषद की रचना किसने की, क्योंकि उस समय लोग ये समझते थे, हमारे देश के लोग, कि रचना जो हमने लिखी है वो हमारी देन नहीं है, ये ईश्वरी देन है। श्रीमद् भागवत गीता में कहीं नहीं लिखा है बार कि ये रचनाकार ये हैं, लेकिन आप जब वाल्मीकि की रामायण पढ़ोगे, जब रामचरितमानस पढ़ोगे, तो वहाँ लिखा होता है। वहाँ वो बीच बीच में डाल देते हैं तुलसीदास जी कि मैं धन्य हो गया। इवन वो खुद दिखाते हैं कि वो प्रभु राम के साथ में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब होता है, पहले नहीं होता था। ठीक, जैसे आप सपोज करो अभी आप स्लाइड देख रहे हो तो यहाँ पे नहीं लोगो पड़ा श्री IAS एकेडमी का, तो बस अब समझो यही चीज़। ठीक है, ज्योग्राफी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है टॉलमी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अच्छा टॉलमी की स्पेलिंग बताना, है ना, टी से शुरू होगी या कहीं और से शुरू होगी। ठीक, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, है ना। अब जैसे ज्योग्राफी है आपको पता चल गया, तो इसमें पता चलेगा कि भूगोल, व्यापार, इसके बारे में जानकारी है ना, बाकी आपको नहीं याद रखना है। बाकी संगम काल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे, और जब आपको गुप्तोत्तर और मौर्योत्तर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे फिर से मैं इस पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी का जिक्र करूँगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, आपने कल की क्लास या कहीं पीछे की क्लास आपने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे इस प्रश्न को देखा होगा। तो वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न का उत्तर खुद से निकालने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने इसमें बेसिक चीज़ें सब बता रखी हैं। ठीक है, फिर भी हम आपको इसको सॉल्व कराने का प्रयत्न करेंगे। तो आपने जब प्रश्न देखा तो प्रश्न दिखने में बड़ा है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्राचीन भारत में शिलालेखों का मतलब, शिला का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, लेख का मतलब लिखावट, पत्थरों में किसी चीज़ को लिखा जाना। ठीक है, तो प्राचीन भारत में शिलालेखों की भाषाओं और लिपियों, एक बात बता दूं, लिपि अलग चीज़ है और भाषा अलग चीज़ है। लिपि का मतलब होता है लेखन की शैली क्या है, और भाषा का मतलब ये होता है कि उसमें शब्दों का कौन सा प्रयोग किया गया। जैसे हम लोग ये लिपि जो अपनी करते हैं आज की डेट में, आप जो आंसर राइटिंग करते हो वो किस में करते हो, ब्राह्मी लिपि में, सामान्यतः बाएं से दाएं लिखते हो। लेकिन हम जो ये भाषा यूज करते हैं ये कौन सी भाषा में है, देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि लिपि अलग चीज़ है और भाषा अलग चीज़ है। तो वही प्राचीन भारत में भी होता था कि भाषाओं और लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि प्राकृत भाषा का प्रयोग सामान्य लोगों द्वारा किया जाता था। मैंने आपको जब अशोक का क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपको बताया था कि अशोक ने अपने अधिकांश अभिलेखों को प्राकृत भाषा में लिखाया है। क्यों? ताकि सामान्य लोगों तक उनकी बातचीत पहुंच सके। अब आपको यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल भी याद आ रहा होगा कि हाँ मास्टर ने ये बात तो कही थी कि जब आप कलेक्टर बन जाओगे और कोई बूढ़ी माँ, देवी या देवता, है ना, या दादी आपके उसमें ऑफिस में आएंगे तो आपको कैसे बात करनी है कि हाँ अम्मा बताओ क्या दिक्कत है ना, ये चीज़ याद कराई थी। तो आपको पता चल गया कि हाँ ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, सही है। तो ये सही हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। कह रहा है कि प्राकृत भाषा में लिखे गए अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे। तो आपको ही पता है कि अधिकांश जो शिलालेख, अधिकांश का मतलब क्या होता है, संख्या में अधिकता, तो वो ब्राह्मी में थे। बिल्कुल सही बात है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया, तो ये वाला कट जाएगा। क्लियर, पहला दूसरा हमारा सही है। अब तीसरे को चेक करना है। कह रहा है कि अफगानिस्तान के शिलालेखों में आरामाइक एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया था। तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि लघुमान और कौन सा अभिलेख है, लघुमान है और एक सरेकुना। ठीक है, ये दो अभिलेख ऐसे हैं जिनमें इन लिपियों का जिक्र मिलता है। और हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि ग्रीक लिपि का भी अभिलेखों में जिक्र मिलता है। क्लियर हो गई बातें? तो अब आपको पता है कि सर तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारे यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा, है ना, कि सर यहाँ पे आपने अधिकांश बोला है, इसको हम कैसे समझें। इसको आपको इस तरीके से समझना है, जब आप बुक पढ़ते हो तो वहाँ आपको क्या बताया जाता है कि कुछ अपवाद में जो अभिलेख हैं,
चाहे वो सरेकुना हो, चाहे वो लघुमान हो, है ना, या आपको खरोष्टी लिपि में लिखा गया कोई अभिलेख हो, तो इनकी गिनती कम होती है। इसीलिए जब भी ज़्यादा जो होता है उसको हम अधिकांश शब्द से निरूपित कर देते हैं कि ब्राह्मी के हमारे ज़्यादा मिले। जैसे अगर आप मुझसे पूछो कि आप सर हिंदी मीडियम वालों में को पढ़ाते हो या इंग्लिश मीडियम को, तो आप कह सकते हो कि मेरी जो भाषा है उसमें अधिकांशतः हिंदी का प्रयोग किया गया है और नाम मात्र के लिए, अपवाद के लिए कुछ जगह पे इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि मैं फिर से आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है और ये चीज़ आप में से कई सारे बच्चों को दिख भी जाती होगी कि मास्टर अंग्रेजी नहीं आती है उसको और मास्टर उतने ढंग से बोल भी नहीं पाता है ना। देखो मेरा सीधा सा एक उद्देश्य है, जो चीज़ नहीं आती खुल के बोलो, क्या होगा, बेइज्जती तो होगी, है ना। मैं आपसे झूठ बोल दूं कि नहीं मुझको अंग्रेजी बहुत आती है, मैं स्पीकिंग कर लेता हूँ, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी में समझ लेता हूँ, अंग्रेजी में लिख लेता हूँ, स्पेलिंग्स मीनिंग अधिकांशता आती हैं, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई बच्चा मुझसे कह दे इंग्लिश मीडियम का, सर इंग्लिश में कोचिंग शुरू कर दो, तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन आंसर आपके चेक कर लूँगा, न्यूज़पेपर सारे पढ़ लूँगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा, लेकिन मेरे लिए होता है कि अंग्रेजी आने का मतलब है कि उस फील्ड में आप फिर महारथी हो। जैसे हिंदी का मतलब है कि मेरी व्याकरण और मेरी शब्दावलियाँ, लेखन तरीका वो रेयर होगा कि जो आप बता सको कि इसमें ये मात्रा गलत है, ये ऐसा गलत है, असंभव होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं मानता हूँ हिंदी मुझे आती है, अंग्रेजी उतनी नहीं आती है। ठीक, तो ये अधिकांश की बातें आपको क्लियर हो गई। हाँ सर क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं अगली, क्या बात, कि मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे देता है युग्म वे, कि पहला युग्म सही, दूसरा दोनों युग्म सही, तीनों युग्म सही, और कह देता कि यहाँ पे नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो आप कैसे करते? आप यहाँ जान जाते कि ये पहली लाइन सही है, तो ये अपने आप क्या होता, कट हो जाता, एक युग्म सही हो जाता। दूसरे को आप पढ़ते जान जाते कि दूसरा युग्म सही है, तो ये आपका कट हो जाता, ये सही हो जाता। तीसरे को आप पढ़ते तुरंत जान जाते कि ये गलत हो जाएगा सर, ये सही हो जाएगा, तो आप कह देते कि सर तीनों के तीनों युग्म सही हैं। मैं फिर से एक बात बता दूं, युग्म वाले प्रश्नों में ये कंपलसरी होता है कि आपको तीनों की तीनों बातें पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का आप ये नहीं कर सकते हो कि हाँ हमको नहीं आता है या हल्का फुल्का आता है, वहाँ ये नहीं चलता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि दीर्घ निकाय और महावस्तु, है ना, दीर्घ निकाय, कई जगह पे दीर्घ निकाय लिखा होता है, तो दीर्घ या दीर्घ आप एक ही चीज़ समझना। दीर्घ निकाय और महावस्तु नामक साहित्यिक रचनाएं निम्न में से किसके बारे में बताती हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ऐसा ही सिमिलर प्रश्न आपको आगे कई जगह मिलेगा। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ निकाय और महावस्तु जो हैं ये किसकी रचनाएं हैं या किस धर्म से रिलेटेड हैं। तो आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। क्लियर बातें? तो एक क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बता सकते हो। अब पूछा है कि किसके बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, विभिन्न मूर्ति कलाएं, विभिन्न प्रकार के मृत भांड और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, यदि यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे देता कि उपयुक्त सभी तीनों, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे सही हो जाते। ठीक है, अगर दे देता कि उपयुक्त सभी, तो आप कह देते तीनों सही है। क्यों? आपके मन में आएगा क्यों सर, कैसे सही आप मान लेते? सही हम ऐसे मानते क्योंकि अगर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय दिए गए, तो क्या व्यवसाय में उस समय मूर्ति बेचना नहीं रहा होगा? क्या व्यवसाय में उस समय मृत भांड या बर्तन बेचना नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि उपयुक्त सभी, ठीक है, मान लो यूपीएससी ने क्वेश्चन देखा और उसको पता चला कि पागल मास्टर ने तो ये तो पढ़ा दिया, लेकिन पागल मास्टर ने ये नहीं पढ़ाया कि यहाँ पे ये तीनों मतलब हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहना कि हाँ सर तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमसे एक पे पूछा है कि एक बताइए कौन सी वहाँ पे मेन बात थी, तो आप कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, और इस विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। आप में से किन बच्चों ने वैन आरेख पढ़ा है? वैन डायग्राम आप पढ़े होंगे सी सेट में हमसे। ठीक है, वहाँ जब मैं आपको सिखाता हूँ तो आप ये बात क्लियर हो गए होगे कि व्यवसाय का जो सर्कल बनेगा बड़ा बनेगा, मूर्ति कला का जो बनेगा छोटा बनेगा, और मृदभांड का छोटा। अब आपसे कोई पूछे कि क्या व्यवसाय में सब शामिल है, तो आप कह दोगे बिल्कुल सर,
समझ गए? तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि व्यवसाय से संबंधित बातें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दीर्घ निकाय का मतलब क्या है? तो दीर्घ निकाय का मतलब है बड़े उपदेशों का संग्रह, मतलब इसमें बड़े बड़े उपदेश, जैसे स्पीच एक तरीके से वो लिखी गई है। ठीक है, महावस्तु का मतलब है कि कोई एक बड़ी घटना घटी होगी, घटना का मतलब बुद्ध से रिलेटेड कोई घटना, तो उसमें यहाँ पे जिक्र किया गया। अब सपोज करो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है कि मान लो महात्मा बुद्ध निकले भ्रमण के लिए, ठीक, तो उन्होंने देखा कि कोई एक व्यापारी व्यापार कर रहा है ना, कोई घोड़े का व्यापार कर रहा है, कोई शस्त्रों का व्यापार कर रहा है ना, कोई देवियों का व्यापार कर रहा है, क्योंकि उसमें वैश्यालय भी चलते थे। तो उन्हीं पे व्यवसायों की चर्चा की कि उन्होंने 36 प्रकार के व्यवसाय देख लिए होंगे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये व्यवसाय हैं, अब उन्हीं का जिक्र कर दिया गया। यही दीर्घ निकाय में हुआ होगा कि उन्होंने किसी व्यापारी की घटना का जिक्र कर दिया होगा, चोरी के बारे में बता दिया होगा। समझ गए? तो ऐसे मान लिया गया। जैसे मेरी क्लास देखकर हर कोई ये कह सकता है कि इसमें सब कुछ मिल जाता है, हेल्थ की भी बातें मिल जाती हैं, सोसाइटी की बातें मिल जाती हैं, इकोनॉमी की मिल जाती हैं, इन्वायरमेंट की मिल जाती हैं, इवन करंट की भी मिल जाती हैं, और बहुत ज़्यादा आपको रिलीजन की मिल जाती हैं। ठीक है, एथिक्स की मिल जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे मास्टर क्या पढ़ाता है, तो आप कह सकते हो सर सब कुछ पढ़ाता है। अच्छा एक बात और, अभी जो मैंने शब्द जिक्र किया ना कि पागल मास्टर क्या पढ़ाया होगा, तो पागल मास्टर का मतलब ये मत समझना कि मैं देश के सभी मास्टरों को कह रहा हूँ। पागल मास्टर सिर्फ एक ही है इस धरती में, और वो मैं स्वयं हूँ। ठीक है, तो मेरे द्वारा जितनी भी बातें कही जाती हैं वो मैं अपने लिए कहता हूँ कि मैं पागल हूँ। अब आप इसका आगे की लाइन समझ सकते हो कि मैं पागल क्यों कहता हूँगा, क्योंकि जब तक आपको कोई पागल नहीं कहेगा तब तक समझ लो आप दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। तो लोग आपको पागल कहें, इससे अच्छा खुद ही आप अपने आप को पागल कहने लगो। सपोज करो, मान लो आपने किसी को क्लास शेयर की है ना, बड़े मन से कि यार हमारा मास्टर अच्छा पढ़ा रहा है, चलो इस बच्ची का या इस बच्चे का भला कर देते हैं। आपने क्लास शेयर कर दी, उसने देखा अरे यार क्या पागल की पागलों की तरह पढ़ा रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका मास्टर पहले ही बोल चुका है ना कि मास्टर पागल है। समझ गए? इसीलिए मैं अपने आप को पहले क्लियर करके रखता हूँ कि मैं पागल हूँ, ताकि अगर कोई अन्य बच्चा मुझसे कहेगा तो मुझे फर्क नहीं पड़े। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर आपको एक और रचना दे दे, मान लो ये दीर्घ निकाय और महावस्तु की घटना का जिक्र ही ना करे, और केवल एक पुस्तक कोई और दे दे जहाँ पर व्यवसायों का जिक्र मिलता है, तो आप उसको मिलिंद पन्नों के रूप में भी जान सकते हो। ठीक है, मिलिंद पन्नों, मिलिंद पन्नों वास्तव में मिलिंद के प्रश्न से रिलेटेड है। इसमें जो बौद्ध भिक्षु हैं, क्या नाम है उनका, नागसेन है ना, उनका प्रश्न संवाद है। ठीक है, तो आपको मिलिंद और नागसेन के मध्य का इसमें संवाद मिलता है, मिनांडर जिसको बोलते हो आप। ठीक है, तो इसमें भी व्यवसायों का जिक्र है। इवन जब आप एक पुस्तक है, ठीक है, कौन सी पुस्तक है ये, जो आपकी क्या नाम है, देखो काम वासना की जो पुस्तक है, काम सूत्रा, हाँ काम सूत्रा जो पुस्तक है, कुछ लोगों को लगता है काम सूत्रा में सिर्फ कामुक भरी चीज़ें हैं, ये हमारे देश का सबसे बड़ा भ्रम है। ठीक है, काम सूत्रा जो पुस्तक है, इसमें आपको लगभग जहाँ तक मुझे याद है शायद 76 प्रकार के व्यवसायों का जिक्र मिलता है, कि 76 प्रकार की कौन कौन सी शिल्प कलाएँ वहाँ पे विद्यमान थीं, कौन कौन से क्राफ्ट वहाँ पे थे। समझ गए? तो इसलिए आप कभी पुस्तक की हेडिंग को देखकर ये मत सोच लिया करना कि काम सूत्र में सिर्फ कामुकता की चीज़ें होंगी, और कई तो पोर्नोग्राफी की उस पे क्या बोलते हैं वेब सीरीज भी बना दी है काम सूत्रा, तो लोगों को लगता है काम सूत्रा का मतलब काम सूत्र ही होंगी। ऐसा नहीं है, काम सूत्रा में आपको बहुत सारी चीज़ें शिल्प से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, इनका जिक्र देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बातें? तो बाकी आपको नहीं याद रखना, कमेंट बॉक्स में बताना कि कामसूत्र जो रचना है ये किसकी है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना, ये सारी चीज़ें मैंने आगे आपको बता ही दी हैं। ठीक, अगला आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल कह रहा हूँ, क्वेश्चन है अगला। ठीक है, विदेशी होते हुए भी भारत में आकर बसा तथा उसने ही सबसे पहले विशुद्ध, विशुद्ध का मतलब पूरी तरह से शुद्ध, संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है? आपको जब मैं पीछे की क्लास में भीतरी अभिलेख को पढ़ा रहा था है ना, तो वहाँ मैंने आपको ये पूछा था कि एक अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है,
ठीक है, तो ये बस वही है। ठीक है, तो आप देख के जान गए कि सर ये रुद्रदामन से रिलेटेड अभिलेख की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कुजुल कैटफिशेस क्यों फेमस है, कनिष्क क्यों फेमस है, मिनांडर क्यों फेमस है। तो मिनांडर का भी मैंने आपको बताया, मिलिंद को लेकर, मिलिंद पन्नू। ठीक है, कुजुल कैटफिशेस का सिक्कों से संबंधित है ना, कुषाण वंश से संबंधित शासक है। और कनिष्क के बारे में आप क्या जानते हो कि इसी के टाइम पे भारत में गांधार कला, इसी के टाइम पे मथुरा कला मतलब मूर्ति कला के अंतर्गत निर्माण शुरू हुआ चीज़ों का। ठीक है, और इसी के टाइम पे क्या हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति, कहाँ पे, कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, तो आपको ये पता नहीं। अच्छा, वो जो पहली क्लास थी ना उसमें कलसी देहरादून, वो अशोक के अभिलेख का मुझे बताना था। ठीक है, तो चौथी बौद्ध क्रांति हुई थी। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक जो बनेगा वो क्या बनेगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, गूगल से सर्च करके या तो हमारी एंशिएंट इंडिया की क्लास में कि कनिष्क के दरबार से कौन कौन संबंधित था, कनिष्क के दरबार में कौन कौन व्यक्ति रहते थे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कनिष्क का दरबार क्वेश्चन आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कहें चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड उनके दरबार जो नवरत्न थे। और साथ ही इसके बाद जिसका नंबर आएगा अब आगे अकबर के नवरत्नों को लेकर कि इनमें कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल था और कौन नहीं था। ठीक, तो ये चीज़ें आपको सर्च करके खुद से लिखनी, कमेंट में नहीं बतानी है। एक बात और, आप में से कई सारे बच्चे कमेंट में पूरी की पूरी स्टोरी डाल देते हो। अरे कॉपी पेस्ट करो, मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन जितना पूछा है सिर्फ उतना बताओ। ज़्यादा डिटेल में बताओगे तो दिक्कत है ना भाई। मैं आपसे क्यों कहता हूँ कि आप गूगल करो, क्योंकि गूगल करने के बाद आप वहाँ से छांट के निकालो कि अच्छा बस हमें इतना ही कंटेंट मास्टर को भेजना है, बाकी हमारे किसी काम का नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। क्लियर हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और मैंने पूछा था कि रुद्रदामन किस वंश से रिलेटेड है, तो पता होना चाहिए शक शासक। आप में से जो बच्चा नेट जेआरएफ की तैयारी करता है तो वहाँ पर आप देखोगे प्रश्न ऐसे बहुत आए हैं कि इनमें कौन शक शासक है, कौन कुषाण शासक है ना, कौन इसमें शुंग वंश से रिलेटेड है, कौन सातवाहनों से रिलेटेड है। तो याद रखना कि रुद्रदामन का संबंध शक से है, गौतमीपुत्र सातकर्णी या पुलवामी का संबंध किससे है बताइए, सातवाहनों से। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना है आपको, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हमने आपको पीछे की चीज़ों में पढ़ा भी रखा है ना। पहली क्लास में मुझे जहाँ तक याद है आपको पढ़ाया था, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल लो। और आंसर निकालो आप 1 युग्म वाले में, 2 युग्म वाले में, 3 युग्म वाले में और 4 युग्म वाले में से। ठीक है, तो उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके आंसर को देखा होगा। क्वेश्चन है कि कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में कौन से नाटक हैं। ठीक है, कालिदास की रचनाओं में कौन से नाटक हैं, नाटक आपसे पूछा गया। ठीक, तो आपको पता है कि कालिदास के 3 नाटक थे। ठीक है, ये तो कंफर्म था ना जब आपने नाटक का सिनॉप्सिस बनाया था, तो 3 नाटक थे। कौन कौन सा, मालविकाग्निमित्रम, दूसरा नाटक कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम, और तीसरा नाटक कौन सा था, विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम। क्लियर, तो ये 3 नाटक थे। तो मतलब ना तो कुमार संभवम था, ना तो ऋतु संहारम था। ऋतु संहारम क्या है, खंड काव्य, और कुमार संभवम क्या है, महाकाव्य। क्लियर हो गई बातें, तो इसको भी अलग लिख लो कि भैया ये महाकाव्य है और ये हमारा खंड काव्य है। देखो यही मैं आपको इसलिए कराता हूँ ताकि पीछे की चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं। मेरा उद्देश्य केवल और केवल क्विज करा के, स्लाइड कंप्लीट करा के आपके दिमाग की माथापच्ची करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको इस क्विज की सीरीज के दौरान जो 11,000 हम क्विज आपको कराएंगे वो पूरे याद भी हो जाएं, एक्स्ट्रा आपको अलग से टाइम ना देना पड़े कहीं से। ठीक है, तो आपको हर बार ऐसी जहां 3 से 4 स्लाइड्स हो जाया करेंगी या कह सकते हो क्लासेस हो जाएंगी, तो पीछे के 1-2 क्वेश्चन नए फॉर्म में रिप्लाई होते रहेंगे, और उस फॉर्म को कौन से बनेंगे वो हम बीच में ही बताते रहते हैं। ठीक, तो अब आप जान गए मालविकाग्निमित्रम के बारे में क्या बताया था कि ये पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कहानी है। देखो प्रणय का मत, प्रणय लिखा करो आप लोग भी, जब किसी को पत्र वगैरह लिखा करो ना तो प्रणय लेटर लिखा करो। अब तो आप लोग पत्र देखो लिखते नहीं हो, व्हाट्सएप पे 2 मिनट में लिख दिया। पहले के ज़माने में पत्र लिखे जाते थे और कहते हैं ना कि आंसू निकलने लगते थे जब प्रेमिका अपने प्रेयसी को लिखती थी, सॉरी
प्रेमी को लिखती थी और प्रेमी अपने प्रेयसी को लिखता था। एक बार पत्र नहीं लिखता था, 20 से 25 बार पत्र लिखता था, है ना, फिर फाड़ता था, फिर लिखता था। आपके इस पागल मास्टर ने एक बार लिखा है पत्र एक देवी को, है ना, फिर उसके बाद फाड़ दिया था। क्योंकि और एक और चीज़, जब मैंने लिखा था तो उस समय ये सोच के नहीं लिखा था कि ये प्रेम का पत्र है ना। मैंने उसको एक नॉर्मल तरीके से लिखा था। और ये घटना है मतलब 2007-8 की, जब मैं क्लास 7 में था, है ना। उसके बाद कभी कोई प्रेम पत्र लिखा ही नहीं, ना तो कोई मिला ना तो लिखा, ठीक, और ना आप कोई चाहिए। तो प्रणय पत्र अच्छा होता है, पढ़ने के बाद बड़ा मज़ा आता है। खैर, मैं आपको किसी दिन एक पत्र और शेयर करूँगा। एक पत्र मैंने लिखा था भारत माता के नाम पे, ठीक है, बहुत प्यारा पत्र है वो। जब आपको शायद ऐसे की क्लास कराऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा भारत माता को लेकर मैंने क्या लिखा और मेरे मन में क्या था, ठीक है। वो लिखा था पत्र मैंने भारत माता को 2018 में, 10 साल बाद, ठीक है। तो वो पत्र भी काफ़ी प्यारा है। हालांकि उसी टाइम की घटनाओं को कैसे लिंक करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा एसे में, और फिर वहाँ ये भी बताऊंगा कि नई चीज़ें आप कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक। खैर, अभिज्ञान शाकुंतलम, भरत से रिलेटेड कहानियाँ वगैरह हैं इसमें, ठीक है, शकुंतला की कहानी है, बाकी आपको याद नहीं रखना है, ये कुमार संभवम वगैरह, ठीक। तो इतनी बातें समझ के, मेघदूतम ऑलरेडी आपको बता रखा था, बादलों के बारे में, मैसेंजर का काम करते हैं। तो 2-3 यहाँ पे सही है, 1-4 नहीं सही, तो एक आप 4 काट दो, एक यहाँ से कट गया, तो 2-3 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ आप निकालते तो आपको पता चलता ऋतु संहारम नहीं है, चौथा कट जाता। आपको पता चलता मालविकाग्नि मित्रम है, ये सही हो जाता। आपको पता है विज्ञान शाकुंतलम है, तो ये सही हो जाता, ये वाला कट जाता। अब बचा तीसरा, ठीक है। तो आप चेक करते क्या कुमार संभवम है, तो आप कहते नहीं सर कुमार संभवम नहीं है, तो ये भी कट जाता। केवल 2 युग्म आपके सही माने जाते हैं, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताइए, है ना। वैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कई सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज रहे थे कि क्या क्रम होगा क्या क्रम नहीं होगा, है ना। मैंने आपसे पूछा था कि फाहियान पहले आया, हेनसांग पहले आया, ठीक है, या इत्सिंग पहले आया, है ना। ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इनमें से कौन पहले आया। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो फाहियान था वो पहले आया था चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, द्वितीय के दरबार में, ठीक। और हेनसांग जो था, हे का मतलब हर्ष, हर्षवर्धन के काल में आया था, और इत्सिंग इसके बाद में आया था, मतलब 20 साल के बाद आया था, ठीक। तो ये सीक्वेंस होगा, मतलब पहले FH और I, ठीक है, FHI। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई, आज के क्विज आपको पसंद आए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपने यहाँ क्या नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 के अंतर्गत। 4 तो ये था ही, ठीक है। तो क्लास का एंड करें इससे पहले आपको 2 छोटी छोटी बेसिक बातें बता दें। आप में से जिन बच्चों के पास इसकी PDF ना हो, वो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक से जाके श्री IAS एकेडमी में जुड़ सकते हैं, या ऐप डाउनलोड करने के बाद व्हाट्सअप का वहाँ पे नीचे आइकन है, वहाँ से व्हाट्सअप में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप में से जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड ना किया हो, डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे फाउंडेशन कोर्स, इवन डेली क्विज की सीरीज चालू है वहाँ पे। और वहाँ डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत हम आपको एक सप्ताह में लगभग 20 से 25 वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे जैसे आपको 6 वीडियो मिलते हैं, ठीक है। 6 वीडियो में 3 दिन आपकी क्लासेस मंडे टू वेडनेसडे मॉडर्न इंडिया और पॉलिटिकल साइंस की होती है, और थर्सडे टू सैटरडे यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं आपकी, वो होती हैं एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की, ठीक है। 21 अक्टूबर 2024 से सीरीज शुरू हो चुकी है। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन रेज कीजिए, टेलीग्राम पे हमसे क्वेरी पूछिए, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।